मेरा नाम कीर्ति जोशी है। उम्र 32 वर्ष है और मैं दिल्ली की एक जानी मानी कंसल्टेंसी फर्म में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। सैलरी अच्छी है, स्वतंत्र हूँ और हमेशा से यही सीखा है कि रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी थोड़ा झुक जाना सही होता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा यही झुकना एक दिन मेरे आत्मसम्मान का गला घोट देगा। मेरी शादी विकास से हुई थी। विकास एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क हैं। स्वभाव के बहुत सीधे, शांत और किसी से ना उलझने वाले। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी उनकी माँ, यानी मेरी सास सुलोचना जी। सुलोचना जी के मुंह से निकला हर शब्द विकास के लिए अंतिम सत्य था। शादी के बाद मैंने और विकास ने तय किया था कि हम अपने ऑफिस के पास एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लेंगे ताकि दोनों को आने जाने में आसानी हो। लेकिन जैसे ही यह बात सास को पता चली, उनका फ़ोन आ गया। रोती हुई आवाज़ में बोली, बेटा इतना बड़ा 3 मंजिला मकान है हमारा, तुम लोग बाहर किराए पर पैसा क्यों बर्बाद करोगे? हम सब साथ रहेंगे तो परिवार की रौनक बनी रहेगी। आखिर यह घर भी तो तुम ही लोगों का है। विकास ने तुरंत मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में माँ की ममता के लिए एक अजीब सी गुहार थी। मैंने अपनी सारी आशंकाओं को दबा दिया और उनके साथ रहने के लिए हाँ कर दी। घर में सास के अलावा विकास की छोटी बहन नेहा भी थी। नेहा का कॉलेज ख़त्म हो चुका था, लेकिन वह कोई नौकरी ढूंढने के बजाय दिन भर ऑनलाइन शॉपिंग करती या सहेलियों के साथ घूमती रहती थी। शुरुआत के 2 महीने बहुत अच्छे रहे। सासू माँ मेरी थकान का ध्यान रखती, सुबह चाय बनाकर कप मेरे हाथ में देती और कहती, कीर्ति तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारे आने से घर में बरकत आ गई है। मैं फूली नहीं समाती थी। मुझे लगता था कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ। मैंने अपनी पूरी सैलरी घर को सौंपनी शुरू कर दी। घर का पुराना पेंट बदलवाया, मॉड्यूलर किचन बनवाया और नेहा के कमरे के लिए नया लैपटॉप भी ला कर दिया ताकि वह आगे की पढ़ाई कर सके। लेकिन जैसे ही ये सब चीज़ें सामान्य होने लगी, सासू माँ के तेवर बदलने लगे। अब सुबह की चाय की जगह रसोई से हुक्म आने लगे। ऑफिस से रात को 8 बजे थक कर लौटने के बाद भी सासू माँ कहती, कीर्ति नेहा की सहेलियाँ आने वाली हैं, ज़रा उनके लिए कुछ अच्छा स्नैक्स बना दो। वह तो अभी बच्ची है, उसे रसोई का काम कहाँ आता है। हद तो तब हो गई जब सासू माँ ने एक दिन मुझसे कहा कि घर के सारे खर्चों और नेहा की शादी के फंड के लिए मुझे हर महीने 1.25 लाख रुपए उनके हाथ में रखने होंगे। विकास की सैलरी कम थी, इसलिए पूरा बोझ मेरे कंधों पर आ गया। जब मैंने एक बार सास से पूछा कि माँ जी इस महीने कितने पैसे कहाँ खर्च हुए, तो उन्होंने सीधे मुंह जवाब दिया, बहू तो इनकम टैक्स ऑफिसर मत बनो, पैसा दे रही हो तो कोई एहसान नहीं कर रही, इसी घर में रहती हो। विकास हमेशा की तरह चुप रहे। उन्होंने बस इतना कहा, कीर्ति माँ बड़ी हैं, उनकी बात का बुरा मत माना करो। आखिर नेहा की शादी भी तो हमें ही करनी है। साहिल की शादी की तरह ही यहाँ नेहा का रिश्ता तय हो गया। लड़का बहुत बड़े ख़ानदान का था, इसलिए सासू माँ की फरमाइशें भी आसमान छूने लगी।
सगाई से लेकर शादी के लहंगे तक हर चीज़ के लिए क्रेडिट कार्ड मेरा इस्तेमाल हो रहा था। नेहा की शादी में लगभग 10 लाख रुपए लग गया, जो मेरी सालों की जमा पूंजी थी। शादी के ठीक 2 दिन बाद जब नए समधियाने और कुछ खास रिश्तेदार घर पर बैठे थे, सासू माँ चाय की चुस्की लेते हुए बड़े गर्व से बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा विकास इतना श्रवण कुमार है। अपनी बहन की शादी में अपनी जेब खाली कर दी, पर कोई कमी नहीं छोड़ी। भाई हो तो ऐसा। पूरी महफिल विकास की तारीफों के पुल बांधने लगी। मैं वही मेहमानों को काजू कतली की प्लेट थमा रही थी। सासू माँ ने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया, ना ही उस पैसे का जिक्र किया जो दिन रात जागकर मैंने कमाया था। विकास ने भी गर्व से अपना सीना चौड़ा कर लिया, जैसे सब कुछ उसी ने किया हो। मेहमानों के जाने के बाद जब मैं रसोई साफ कर रही थी, सासू माँ मेरे पास आई और एक कोरा कागज़ मेरे हाथ में थमाते हुए बोली, यह नेहा के ससुर जी ने एक बड़ी गाड़ी की बात की थी जो हम वक्त पर नहीं दे पाए। अब तुम एक काम करो, अपने नाम पर 5 लाख का पर्सनल लोन ले लो। और हाँ, अब नेहा की शादी हो गई है, उसे यह कमरा छोटा पड़ता था। जब वो आती थी तो तुम और विकास ऊपर की मंजिल वाले छोटे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। यह बड़ा कमरा नेहा और दामाद जी के लिए रहेगा जब वो आएंगे। मैंने उस कागज़ को देखा, फिर अपनी सास के चेहरे को देखा, जहाँ जरा सी भी झिझक नहीं थी। मैंने विकास की तरफ देखा जो चुपचाप फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। उस पल मेरे भीतर कुछ हमेशा के लिए टूट गया और कुछ नया जाग गया। मैंने गहरी सांस ली, उस कागज़ के 2 टुकड़े किए और डस्टबिन में डाल दिए। मैंने सास से कहा, माँ जी, लोन तो दूर की बात है, कल से इस घर में मेरी तरफ से 1 रुपया भी नहीं आएगा। और हाँ, ऊपर के कमरे में शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। सास चिल्लाने लगी, यह क्या बदतमीजी है, कमाती हो तो दिमाग खराब हो गया है। विकास भी हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। कीर्ति, तुम तमाशा क्यों कर रही हो? मैंने बिना बहस किए अपना सूटकेस निकाला, जिसमें मैंने अपने ज़रूरी दस्तावेज पहले ही रख लिए थे। मैंने विकास से कहा, तुम अपनी माँ के बेटे बनकर ही रहो, पति बनने की योग्यता तुम खो चुके हो। मैं उसी रात उस घर से निकल गई और एक वर्किंग वीमेंस हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। मेरे जाते ही घर का पूरा आर्थिक ढांचा ढह गया। अगले हफ्ते से सासू माँ के फ़ोन आने लगे, रोते हुए, मिन्नतें करते हुए, क्योंकि बिजली का बिल भरने तक के पैसे उनके पास नहीं थे। लेकिन मैंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। मैंने जान लिया था कि जिस रिश्ते में सम्मान ना हो, उसे पैसों की बैसाखी पर ज़्यादा दिन नहीं खींचा जा सकता। कीर्ति के हॉस्टल शिफ्ट होने के बाद जोशी परिवार में मानो बिजली गिर गई थी। सुलोचना जी, जो कल तक हवा में उड़ रही थी, अब ज़मीन पर आ चुकी थी। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस बहू को वह पैसा कमाने वाली मशीन समझ रही थी, दरअसल वही इस पूरे घर की रीढ़ की हड्डी थी।
कीर्ति के जाने के ठीक तीसरे दिन घर का बिजली बिल, सोसाइटी का मेंटेनेंस और दूध वाले का हिसाब सामने आकर खड़ा हो गया। सुलोचना जी ने हमेशा की तरह डायरी विकास के हाथ में थमा दी। बेटा जरा यह चुकता कर दे। विकास ने जब बिलों की कुल रकम देखी तो उसके माथे पर पसीना आ गया। वह अपनी सीमित सरकारी सैलरी में सिर्फ घर का राशन और माँ की कुछ दवाइयाँ ही ला सकता था। उसने थकी हुई आवाज़ में कहा, माँ मेरे पास इस महीने सिर्फ 5,000 रुपये बचे हैं। बाकी सारे पैसे तो नेहा की शादी की तैयारियों में और दोस्तों से लिए कर्ज को चुकाने में चले गए। इस महीने का बिल तो कीर्ति के भरोसे ही था। सुलोचना जी का चेहरा फक पड़ गया। उन्होंने अपनी अलमारी खंगाली, लेकिन वहाँ सिर्फ खाली डब्बे और नेहा की शादी के बचे हुए शगुन के कुछ लिफाफे थे। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि कीर्ति के बिना उनका वजूद क्या था। जब सीधे उंगली से घी नहीं निकला तो सासू माँ ने अपने पुराने हथियार ममता और आंसू का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने विकास को उकसाया, तू कैसा मर्द है? तेरी पत्नी तुझे इस तरह छोड़कर चली गई और तू हाथ पर हाथ धरे बैठा है। जा उसे समझा कर वापस ला। कहना कि बूढ़ी माँ है, गलती हो गई। विकास भारी मन से कीर्ति के ऑफिस पहुंचा। लंच टाइम में जब कीर्ति बाहर आई तो विकास का उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ गई कि माजरा क्या है। विकास ने कीर्ति का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, कीर्ति प्लीज़ वापस आ जाओ। माँ अपनी कही बातों पर बहुत पछता रही है। घर की हालत ख़राब है। नेहा और दामाद जी अगले हफ्ते पग फेरे के लिए आ रहे हैं। अगर तुम घर पर नहीं मिली तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। आखिर तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हो? कीर्ति ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरी उदासीनता थी। उसने कहा, विकास तुम आज भी यहाँ सिर्फ अपनी माँ की परेशानी और समाज की इज्जत के लिए आए हो। तुम्हें इस बात का जरा भी मलाल नहीं है कि तुम्हारी माँ ने मेरे आत्मसम्मान को सरेआम नीलाम किया। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि तुम्हारी पत्नी किस हाल में रह रही है। तुम आज भी अपनी बहन के ससुराल वालों को दिखावा करना चाहते हो मेरे पैसों पर। मैं उस दलदल में दोबारा कभी वापस नहीं आऊँगी। नेहा और उनके पति जब घर आए तो घर में वह रौनक नहीं थी जो कीर्ति के रहते हुआ करती थी। ना तो महंगे पकवान थे और ना ही घर में कोई नया सामान। दामाद जी ने जब बातों बातों में उस गाड़ी का जिक्र किया जिसका वादा सुलोचना जी ने किया था तो सुलोचना जी ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन नेहा जो अपनी माँ की फितरत से वाकिफ़ थी, रसोई में आकर अपनी माँ पर बरस पड़ी। माँ आपने बड़ी बड़ी बातें करके मेरी शादी तो करा दी, लेकिन अब मेरे ससुराल वाले ताने मार रहे हैं। कीर्ति भाभी कहाँ है? उनके रहते तो कभी घर में पैसों की कमी नहीं हुई। आपने उन्हें क्यों भगा दिया? अब मेरे ससुर जी को गाड़ी कौन देगा? विकास भैया की सैलरी से तो पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलेगा। अपनी ही बेटी के मुंह से यह कड़वी सच्चाई सुनकर सुलोचना जी के पैर उतले, जमीन खिसक गई। जिस बेटी के लिए उन्होंने कीर्ति को प्रताड़ित किया, वही बेटी आज उन्हें कोस रही थी। विकास भी कोने में खड़ा यह सब सुन रहा था। उसे समझ में आया कि उसने अपनी माँ के अंधे मुंह में एक हीरा खो दिया था
दूसरी तरफ कीर्ति ने हॉस्टल छोड़कर अपने ऑफिस के पास एक खूबसूरत था 1 BHK फ्लैट किराए पर ले लिया था। अब उसकी सैलरी सिर्फ उसकी थी। उसने अपने कमरे को अपनी पसंद के पौधों, किताबों और एक छोटी सी पेंटिंग टेबल से सजाया था। महीने के अंत में जब उसकी सैलरी क्रेडिट हुई तो उसने सुकून की सांस ली। कोई डायरी उसके सामने नहीं थी, कोई हुक्म देने वाला नहीं था और ना ही कोई उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाला था। उसने अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाई, बालकनी में आकर बैठ गई और डूबते सूरज को देखने लगी। उसे विकास के कई मैसेज आ रहे थे जिनमें वह माफ़ी मांग रहा था और कोर्ट के बाहर समझौता करने की भीख मांग रहा था। लेकिन कीर्ति ने तय कर लिया था कि वह अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। उसने अपने वकील को फ़ोन मिलाया और कहा, शर्मा जी, डिवोर्स के पेपर्स तैयार कीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी का यह नया अध्याय पूरी गरिमा के साथ शुरू करना चाहती हूँ। कीर्ति समझ चुकी थी कि शांति और स्वाभिमान से बड़ा कोई धन नहीं होता और इसे किसी भी रिश्ते की वेदी पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। डिवोर्स पेपर्स की बात सुनते ही विकास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह समझ चुका था कि कीर्ति अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सुलोचना जी के अहंकार की कश्ती अभी भी डूबने को तैयार नहीं थी। जब उन्होंने कोर्ट के नोटिस की बात पता चली तो उन्होंने विकास से कहा, आने दे कोर्ट का नोटिस। डरा रही है तुझे? कानून भी औरतों के बहकावे में नहीं आता। जब 4 दिन कोर्ट के चक्कर काटेगी और समाज थू थू करेगा तो पैर पकड़कर इसी घर में वापस आएगी। लेकिन सुलोचना जी यह भूल रही थी कि यह 1926 नहीं 2026 था। कीर्ति जैसी आत्मनिर्भर, समझदार और आर्थिक रूप से मजबूत महिला को समाज के खोखले तानों से डराया नहीं जा सकता था। कोर्ट का कमरा और खुलासों का दौर 6 महीने बाद काउंसलिंग के सारे दौर नाकाम होने के बाद मामला अदालत के सामने आया। सुलोचना जी भी बन ठन कर कोर्ट पहुंची थी, इसी उम्मीद में कि वह जज के सामने कीर्ति को एक घमंडी और परिवार तोड़ने वाली आधुनिक औरत साबित कर देंगी। कीर्ति की तरफ से जब उसके वकील ने दलीलें शुरू की तो पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। कीर्ति ने पिछले 3 सालों के अपने बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड के बिल, घर के रेनोवेशन की रसीदें और नेहा की शादी में हुए लाखों के खर्चों के सारे पक्के सबूत कोर्ट के सामने रख दिए। जज साहब ने चश्मा ठीक करते हुए उन दस्तावेज़ों को देखा और फिर विकास की तरफ रुख किया। मिस्टर विकास, आपकी पत्नी की सैलरी का 90% हिस्सा आपके घर के खर्चों और आपकी बहन की शादी में जा रहा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक पति के रूप में इस घर में आपका वित्तीय योगदान क्या था और आपकी माँ किस हैसियत से आपकी पत्नी से 5 लाख रुपए के पर्सनल लोन की मांग कर रही थी? विकास के पास कोई जवाब नहीं था। उसका सिर शर्म से झुक गया। सुलोचना जी ने बीच में बोलने की कोशिश की। जज साहब, बहू का फ़र्ज होता है। जज साहब ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए सख्त लहजे में कहा, फ़र्ज
दोनों तरफ से होता है श्रीमती सुलोचना जी। कानून किसी भी कामकाजी महिला को अपने ससुराल के जायज़ नाजायज़ खर्चों को उठाने के लिए मजबूर नहीं करता। यहाँ साफ दिख रहा है कि कीर्ति का मानसिक और आर्थिक शोषण किया गया है। कोर्ट ने कीर्ति के हक में फैसला सुनाया। चूँकि कीर्ति खुद सक्षम थी, उसने विकास से एक भी रुपया एलमनी लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने जज साहब से कहा, मुझे इनका एक पैसा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपनी आज़ादी और अपना आत्मसम्मान वापस चाहती हूँ। डिवोर्स फाइनल होने के बाद कीर्ति पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन जोशी परिवार के असली बुरे दिन अब शुरू हुए थे। नेहा के ससुराल वालों को जब पता चला कि कीर्ति घर छोड़ चुकी है और अब कोई नई गाड़ी या महंगे तोहफे नहीं मिलने वाले, तो उनका रवैया नेहा के प्रति एकदम बदल गया। नेहा हर दूसरे दिन रोती हुई सुलोचना जी को फ़ोन करती, लेकिन सुलोचना जी के पास अब ना तो पैसे थे और ना ही कोई रसूख। घर के बड़े कमरे में जहाँ कभी कीर्ति के लाए महंगे सोफे और सामान सजे थे, अब धूल उड़ रही थी। विकास दिन रात ओवर टाइम करने के बावजूद घर का मेंटेनेंस नहीं संभाल पा रहा था। सुलोचना जी की घुटनों की बीमारी बढ़ गई थी, लेकिन अब प्राइवेट हॉस्पिटल की जगह उन्हें सरकारी अस्पताल की लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। एक शाम जब विकास थका हारा घर लौटा तो सुलोचना जी ने हमेशा की तरह चाय की फरमाइश की। विकास ने चिढ़कर कहा, माँ खुद बना लो या नेहा को बुला लो। अब इस घर में कोई नौकरानी या पैसे की मशीन नहीं बची है। आपके उसी अहंकार ने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सुलोचना जी ने पहली बार अपने बेटे की आंखों में अपने लिए नफरत और बेबसी देखी। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने सिर्फ एक बहू को नहीं बल्कि अपने घर की लक्ष्मी और अपने बेटे की खुशियों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया था। इधर कीर्ति के जीवन का एक नया और खूबसूरत अध्याय शुरू हो चुका था। कंपनी ने उसकी मेहनत को देखते हुए उसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस के पद पर प्रमोट कर दिया गया था। अब उसके पास अपनी एक नई चमचमाती कार थी और उसका अपना खुद का फ्लैट। एक इतवार की सुबह कीर्ति अपनी बालकनी में बैठी गुनगुनी धूप का आनंद ले रही थी। हाथों में कॉफ़ी का मग था और मेज़ पर उसकी लिखी एक नई डायरी, जिसमें अब सिर्फ उसके अपने सपने, उसकी अपनी खुशियाँ और उसकी अगली विदेश यात्रा का प्लान लिखा था। तभी उसके फ़ोन पर विकास का एक मैसेज फ्लैश हुआ, जिसमें लिखा था, कीर्ति मुझे माफ़ कर देना, काश मैंने वक्त रहते माँ के आगे स्टैंड लिया होता। आज हम सड़क पर आ गए हैं। कीर्ति ने उस मैसेज को देखा, एक पल के लिए मुस्कुराई और बिना कोई जवाब दिए नंबर को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। उसने कॉफ़ी की एक चुस्की ली और सामने फैले खुले आसमान को देखने लगी। उसने सीख लिया था कि जो अतीत आपको कमज़ोर बनाए उसे पीछे छोड़ देना ही ज़िंदगी का सबसे सही फैसला होता है। कीर्ति अब अपनी ज़िंदगी की खुद चीफ अकाउंटेंट थी और उसका हिसाब अब बिल्कुल परफेक्ट था। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसी ही नई नई स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें।